मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु रॉय है। मैं सृजन क्लिनिक में पटना में कार्यरत हूँ और मैं 5 पॉइंट्स में बताऊंगा कि बांझपन के इलाज कैसे की जाती है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बांझपन के मरीजों के लिए कि उनका इलाज कैसे कैसे किया जाता है 5 पॉइंट्स में। तो पहला पॉइंट है कि किसी को भी बांझपन की समस्या तब मानी जाती है, पहले ये जानना जरूरी होता है कि अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो, मतलब कि बिना किसी सावधानी बरते हुए, जैसे जो मेथड्स होते हैं कि बच्चा नहीं हो, कॉन्डोम्स होते हैं, ओरल पिल्स होते हैं, माला डी तरह की दवाइयाँ होती हैं, तो ये सब का इस्तेमाल किए हुए बिना अगर कोई हेल्दी कपल साथ में रह रहा है और 12 महीने कम से कम वो लोग साथ में रहे, इंटरकोर्स अगर होता है और उसके बावजूद अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, तब उसे बांझपन कहते हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है कि बहुत लोग शादी के 1-2 महीना बाद ही घबराने लगते हैं कि बच्चा नहीं हुआ है तो कहीं आगे चल के बड़ी समस्या कुछ नहीं निकल जाए, तो चलो डॉक्टर के पास चल के इलाज करा लेते हैं। कभी कभी वो ट्रेंड डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, तो बिना मतलब का ही उनका जांच बेवजह होने लगता है, जिसमें कि बिना बीमारी हुए भी उन्हें तरह तरह की दवाएं लेनी पड़ती हैं, जिसका कि साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस भी होता है और फायदा फिर कुछ नहीं हो पाता है। तो इससे समस्या और बढ़ सकती है। तो इसीलिए कम से कम थोड़ा सा धीरज रखें, 1 साल इंतजार करें, आप लोग साथ रहें, और उसमें नहीं प्रेगनेंसी हो तब भी डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन हाँ, अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम है, जैसे शादी ही अगर बहुत लेट एज में हुआ हो, आपको पहले हिस्ट्री है कि पहले कोई सर्जरी हुआ हो पेट का, या साइकिल्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, या पुरुष को कोई इस तरह का सर्जरी का या कोई बीमारी का कोई भी हिस्ट्री अगर रहा हो किसी भी तरह का, तब जरूर पहले ही जाके आप प्रीनेटल काउंसलिंग भी करा सकते हैं, या जाके जांच आप पहले भी शुरू कर सकते हैं। तो ये सब वो अपवाद की स्थिति है जिसमें कि आपको डॉक्टर के पास शादी के बाद पहले भी, शादी के पहले भी और शादी के तुरंत बाद भी, या शादी के कुछ दिनों बाद भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो 1 साल इंतजार करना चाहिए। ये सबसे प्रमुख पॉइंट है। अगर हम दूसरे पॉइंट पे आए तो दूसरा पॉइंट वही है कि अगर 1 साल बीत गया हो और आप लोग साथ रह रहे हो, अगर कोई दिक्कत नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आप 1 साल बाद आप 1 साल और भी इंतजार कर सकते हैं। अगर आपका एज ज्यादा नहीं है, आप लोग, ऐसा बात नहीं है कि 1 साल में अगर नहीं होगा तो आप इनफर्टिलिटी के पेशेंट ही बिल्कुल बन गए हो। पहले ये सीमा तो 2 साल तक रखी गई थी, अब WHO ने इसे घटा के 1 साल रखा है। तो आप अगर हेल्दी हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, यंग कपल है तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप लोग 1 साल और इंतजार कर सकते हैं और साथ में रह के देखिए, काफी कपल्स को 70-80% कपल्स को 2 साल आते आते तक बच्चे हो जाते हैं, और 10% से 20% कपल्स ऐसे होते हैं जिन्हें 2 साल के बाद भी बच्चे नहीं हो पाते हैं। तो इन्हें जरूर ही जाना चाहिए किसी डॉक्टर के पास, उचित डॉक्टर के पास, या तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास, या यूरोलॉजिस्ट के पास, या फिजिशियन के पास भी आप जाके सबसे पहले मिल सकते हैं, जहां पे कि आपके पुरुष की और स्त्री की हिस्ट्री ली जाती है और उनका जांच किया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, और तरह के टेस्ट जो कि भी कभी बेसिक टेस्ट, और अगर कोई गड़बड़ी निकलती है तो एडवांस टेस्ट भी किए जाते हैं, जिससे कि हम लोग बांझपन के कारण का पता चला सके। तो ये भी बहुत जरूरी है। जो दूसरा पॉइंट होता है कि बांझपन की समस्या के अनेक कारण हो सकते हैं, तो उन कारणों का पता लगाने के लिए कि आखिर किस पुरुष में प्रॉब्लम है, या वाइफ में प्रॉब्लम है, या दोनों में ही कुछ कुछ प्रॉब्लम है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये हम लोग का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायग्नोसिस होना। तीसरे पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो वो है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो होता है, इसमें थोड़ा धीरज रखने की आवश्यकता है। काफी पेशेंट्स हम लोग के पास आते हैं और डायरेक्ट हम लोग को आके बोलते हैं, उन्होंने पेपर में और बाहर मीडिया में भी इतना आजकल चर्चा चलते रहता है IVF का और तरह तरह के टेक्निक्स का, तो सीधे आते हैं हम लोग के पास और आके बोलते हैं कि मैं IVF कराने आया हूँ। तो ये सब हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जैसा IVF भी कोई ऐसा नहीं है कि उसमें 100% सक्सेस रेट एक बार में ही मिलता है। एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट थोड़ा होता है और कॉम्प्लिकेशंस भी होने का चांसेस रहता है। तो हड़बड़ी में IVF पे ही डायरेक्टली जाने की जरूरत नहीं है। अधिकतर कपल्स को केवल काउंसलिंग से, फर्टाइल पीरियड के बारे में बताने से, कब कब साथ रहना है, और इससे ही फायदा हो जाता है। इससे अगर नहीं फायदा होता है तो मल्टीविटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स दी जाती हैं। अगर कोई कारण नहीं भी हो, ये सब दवाएं लेने से 3 से 6 महीना के अंदर काफी ऐसे मरीज जो होते हैं उन्हें प्रेगनेंसी मिल जाती है। और जिन्हें प्रेगनेंसी इसके बावजूद नहीं मिलता है, तब कारण स्पेसिफिक अगर हम लोग करें इलाज, तो उस तरह से फिर इलाज करना होता है। लेकिन अगर कारण नहीं हो तो इन सब केसेस में 6 मंथ्स के बाद में IUI रिकमेंडेड है, जिसमें कि दवा देकर औरत को 10वें दिन अल्ट्रासाउंड करके, उसके बाद एग मैच्योर जब हो जाते हैं तो वाइफ के
यूट्रस में हस्बैंड के स्पर्म्स को लेकर वॉश करके इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये एक पेनलेस प्रक्रिया है, महंगी प्रक्रिया नहीं है और कोई इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है। वाइफ को उसके बाद करने के बाद आईयूआई कोई भी तरह के प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जैसे काम कर रही है घर का या बाहर का, वो वैसे ही कर सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आईयूआई भी फेल कर जाता है 4 से 6 साइकिल, तब फिर और प्रेगनेंसी नहीं होता है, तो हम लोग आईवीएफ रिकमेंड करते हैं। जरूरी नहीं है, बहुत बार आईयूआई के बाद भी कुछ बिना इलाज किए हुए भी बहुत सारे कपल्स जिन्हें कोई बीमारी नहीं है बहुत ज्यादा, तो उन्हें अपने आप भी बच्चा हो सकता है। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपका आईयूआई फेल भी हो गया हो तभी भी। उसके बावजूद भी अगर किसी को है कि नहीं हम एक्टिव ट्रीटमेंट में रहना चाहते हैं, तो फिर आईवीएफ किया जाता है, जो कि और भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि औरत के अंदर से एग्स को निकाल लिया जाता है बाहर, और इसको पहले उस औरत को इंजेक्शंस दी जाती है हार्मोन्स की ज्यादा नंबर एग्स बनाने के लिए, और बाहर निकालने के बाद हस्बैंड के स्पर्म से इन्हें लैब में ही फर्टिलाइज किया जाता है, और 2 से 5 दिनों तक उसे ऑब्जर्व किया जाता है कि वे आपस में मिलके कैसे अच्छे भ्रूण बने कि नहीं। और जो भ्रूण बनते हैं उन्हें हम लोग वापस यूट्रस में, जैसे आईयूआई में स्पर्म डाला जाता है, उसी तरह आईवीएफ में इन भ्रूण को वापस यूट्रस में डाल दिया जाता है, और काफी केसेस में प्रेगनेंसी इसमें मिल जाती है। और प्रेगनेंसी की सफलता की दर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में लगभग 30% पर साइकिल के आसपास में रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट था जानना कि अगर कोई कारण नहीं भी हो तो उसका इलाज हम लोग कैसे करें। हम लोग अब चौथे पॉइंट पे आते हैं। तो चौथा पॉइंट हम लोग का ये है कि अगर हम लोग को कारण कोई मिल जाता है कि ट्यूबल ब्लॉक है, तो ट्यूब के बारे में हम लोग सर्जरी लैप्रोस्कोपी के द्वारा देखते हैं, सर्जरी करते हैं, उसके लिए ड्रग्स देते हैं। तो कारण स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, पुरुष में अगर कुछ इस तरह का पता चलता है कि उसे पुरुष को वेरिकोसील है तो वेरिकोसील का ट्रीटमेंट किया जाता है। औरत में अगर पीसीओडी पता चलता है तो डिजीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसे बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग जो बीमारी पकड़ाई है उस बीमारी का इलाज करते हैं, जिससे कि जड़ से वो बीमारी चली जाए, और काफी केसेस में इससे प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है। अगर इन केसेस में ऐसा अगर कुछ रहे कि नहीं ट्यूब तो ब्लॉक है और बिल्कुल ही इरिवर्सिबल ब्लॉक है, एंडोमेट्रियोसिस है और सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है, पीसीओडी है और बिल्कुल दवा ओव्यूलेशन इंडक्शन से फायदा नहीं हो रहा है, तो इन सब केसेस में अल्टीमेटली फिर आईवीएफ करना पड़ता है, टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसमें कि एग्स को शरीर से बाहर निकाल के हम लोग जो बीमारी है शरीर की उससे दूर हो जाते हैं, और बाहर में ही फिर हस्बैंड के स्पर्म से उसको लेकर फर्टिलाइज करके हम लोग यूट्रस में डाल देते हैं। तो आईवीएफ अल्टीमेट ट्रीटमेंट होता है। किसी भी अलग तरह के अगर डिजीज स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट होता है वो फेल कर जाए, हम लोग बीमारी पकड़ भी ली, उसका इलाज भी किया, लेकिन इलाज सक्सेसफुल नहीं हुआ, आईयूआई करने लायक था, आईयूआई भी नहीं सक्सेसफुल हुआ, तो अल्टीमेटली आईवीएफ किया जाता है। लेकिन आईवीएफ भी करने के समय उसी धीरज की जरूरत होती है। 3 से 4 साइकिल एटलीस्ट जरूर आपको ट्राई करना होगा, और लगभग 75 से 80% पेशेंट्स को 3 से 4 साइकिल आईवीएफ में बच्चे हो जाते हैं। तो ये था हम लोग का चौथा पॉइंट। अब आते हैं हम लोग अपने 5वें पॉइंट, आखिरी पॉइंट पे, कि बांझपन के इलाज के स्टेप्स के बारे में। तो बांझपन के इलाज में हम लोगों ने सब जाना कि अकारण बांझपन और कारण वाले बांझपन की कैसे इलाज की जाए, लेकिन इसमें कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें या तो पुरुष में स्पर्म्स बिल्कुल नहीं होते हैं, उनके टेस्टिस में भी स्पर्म नहीं होते हैं, और किसी किसी केसेस में जो वाइफ रहती है उसके ओवरी के अंदर एग बिल्कुल नहीं रहते हैं, तो ये ओवेरियन फेलियर या टेस्टिकुलर फेलियर का केस होता है। इन सब केसेस में हमें थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि अगर टेस्टिकुलर फेलियर है तो हमें स्पर्म डोनेशन लेना पड़ता है, किसी दूसरे पुरुष से स्पर्म लेके वाइफ को देना पड़ता है। सिमिलरली अगर ओवेरियन फेलियर है तो किसी दूसरी हेल्दी यंग औरत से एग्स लेके इस औरत को देना पड़ता है। और साथ ही साथ तीसरा जो तरह होता है थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन, जिसमें कि यूट्रस औरत का खराब बिल्कुल हो, यूट्रस के अंदर ऐसा प्रॉब्लम हो कि उसमें प्रेगनेंसी ठहर नहीं सकती है, या यूट्रस निकाल दिया गया हो, तो इन सब केसेस में सरोगेसी की जरूरत होती है। तो ये तीनों जो ट्रीटमेंट होते हैं इसे थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन कहते हैं, और वो जो रिफ्रैक्टरी केस है जिसमें कुछ नहीं आप कर सकते हैं, उन केसेस के लिए ये थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन है, जिसका कि इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से प्रेगनेंसी हो सकती है। तो दोस्तों अब हम लोगों ने जाना कि कैसे कैसे अलग अलग स्टेप्स में हम लोग बांझपन का इलाज करते हैं। पहले जांच, फिर काउंसलिंग, फिर टेस्टिंग, और फिर कारण संबंधित बांझपन का इलाज, अकारण संबंधित बांझपन का इलाज, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की मदद, और अल्टीमेटली थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन। थैंक यू।